गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षा में हम लोग शिक्षा दर्शन के संबंध पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव। इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट था वो फिलॉसफी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, यानी दर्शन और शिक्षा का संप्रत्यय। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसा दर्शन होता है वैसे शिक्षा का संप्रत्यय होता है। आशा करता हूँ कि हम लोगों ने अभी तक जो कुछ भी अध्ययन किया है वो आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर किसी छात्र को कोई समस्या है तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। तो चलिए कल की कक्षा से आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम लोग अब दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, फिलॉसफी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य। तो दर्शन का शिक्षा पर ये भी प्रभाव है कि दर्शन ही शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करता है। ये जैसा कि हमने इसके पूर्व में भी पढ़ा था कि जो दर्शन के अंतर्गत तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा होती है, उसमें जो तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स है, वो उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, सृष्टि, सृष्टा, आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत, मनुष्य के जीवन के अंतिम लक्ष्य आदि विषयों की चर्चा करते हैं या आदि विषयों का चिंतन करते हैं। तो आप ये देखो कि जैसा दर्शन होता है वैसा ही, यानी दर्शन की तत्व मीमांसा से जीवन के उद्देश्य निर्धारित होते हैं और उन उद्देश्यों के आधार पर जो हमारे जीवन के उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों को प्राप्त करने का माध्यम शिक्षा बनती है। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे आदर्शवाद है, अलग अलग विचारधारा में हम देखें तो आदर्शवाद में जैसे कि ये माना गया है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, आत्मानुभूति या मुक्ति, ठीक है। तो ये आदर्शवादी तत्व मीमांसा से ये सिद्ध होता है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कुछ शिक्षा के सार्वभौमिक उद्देश्य होते हैं, जैसे कि बालक का शारीरिक विकास, बालक का मानसिक विकास, बालक का सामाजिक विकास, बालक का आर्थिक विकास, बालक का नैतिक विकास, ठीक है। ये कुछ ऐसे या अच्छी नागरिक गुणों का विकास, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे शिक्षा के उद्देश्य हैं जो लगभग हर दर्शन में हैं, कि हर दर्शन यही कहता है कि बालक का शारीरिक विकास, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक का शारीरिक विकास करे, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक का मानसिक विकास करे, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक का सामाजिक विकास करे, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक का संवेगात्मक विकास करे, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक को आर्थिक उन्नति में सहायक हो, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उसे अच्छा इंसान बनाए, यानी उसका नैतिक विकास करे। तो ये कुछ ऐसे शिक्षा के सार्वभौमिक उद्देश्य हैं जो लगभग हर दर्शन में है, ठीक है। लेकिन जो अल्टीमेट एम होता है लाइफ का, वो अलग अलग दर्शन में अलग अलग है। जैसे कि आदर्शवादी दर्शन में भी ये सारे शिक्षा के उद्देश्य तो हैं, यानी कि बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, उच्च नागरिक गुणों का विकास, आर्थिक विकास, नैतिक विकास, ये इत्यादि शिक्षा के उद्देश्य हैं। लेकिन जीवन का अंतिम जो सबसे बड़ा लक्ष्य उन्होंने माना है वो है आत्मानुभूति। तो यानी उन्होंने कहा कि शिक्षा मतलब इन बालक के इन विविध पक्षों का तो विकास करे, लेकिन सबसे जो बड़ा जीवन का उद्देश्य है यानी आत्मानुभूति, उसके प्राप्त करने में सहायक हो। फिर इसके बाद जैसे हम अगली उसमें आते हैं विचारधारा में, दार्शनिक विचारधारा में, तो जैसे प्रकृतिवाद का हम उदाहरण लें तो प्रकृतिवाद ये कहता है कि मतलब ठीक है, ये शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये सारे विकास होने चाहिए। लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा ये माना है कि बालक की ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का अच्छे से विकास कर सकें, ताकि बालक अपने पर्यावरण को भली भांति समझ सके और अपने प्रकृति के साथ अनुकूलन स्थापित कर पाए।
मतलब अगर आप ये देखो कि जैसा दर्शन वैसा शिक्षा के उद्देश्य बदल जाते हैं। प्रयोजनवादी दर्शन में भी अगर आप देखो तो मतलब ये तो है ही है कि बालक का मतलब शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक का शारीरिक विकास करे, मानसिक विकास करे, संवेगात्मक विकास करे, आर्थिक विकास करे, ये सारे विकास तो हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि एक बात ये कही, क्योंकि उनका ये मानना है कि जगत में कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो उन्होंने कहा कि शिक्षा के उद्देश्य पूर्व निर्धारित नहीं किए जा सकते, क्योंकि हम सब बालकों में इंडिविजुअल डिफरेंस है। तो जब इंडिविजुअल डिफरेंस या वैयक्तिक विभिन्नता है तो सभी बच्चों के लिए शिक्षा के समान उद्देश्य कैसे निर्धारित किए जा सकते हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि आज जो बालक की परिस्थिति है कल वैसी परिस्थिति नहीं रहेगी, तो ऐसी शिक्षा का क्या फ़ायदा कि वह अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन न स्थापित कर पाए। यानी उन्होंने कुछ भी परमानेंट यानी शिक्षा, ना तो शिक्षा के निश्चित उद्देश्य निर्धारित किए हैं, ना निश्चित पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, क्योंकि उनका ये मानना है कि जब बालकों में वैयक्तिक विभिन्नता है, उनकी योग्यता, क्षमता, रुचियाँ अलग अलग हैं, उनकी परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, तो सबके लिए शिक्षा के समान उद्देश्य कैसे निर्धारित किए जा सकते हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो अलग अलग दर्शन में शिक्षा के अलग अलग उद्देश्य हैं, लेकिन प्रयोजनवाद ये कहता है कि और ठीक है, और कुछ भले ही निश्चित ना हो, लेकिन एक चीज़ निश्चित है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो इसलिए शिक्षा के उद्देश्य में ये होना चाहिए कि बालक के और पक्षों का मतलब विकास के साथ साथ सामाजिक गुणों का विकास जरूर होना चाहिए। सामाजिक गुणों में जैसे सहयोग, सहनशीलता, सद्भाव, भाईचारा, ये सारे गुण मतलब होने चाहिए, जिससे बालक में सामाजिक समायोजन की क्षमता विकसित हो। तो इस पॉइंट को पढ़ने से हमें ये स्पष्ट होता है कि दर्शन ही शिक्षा के उद्देश्यों का आधार है, यानी दर्शन के आधार पर ही शिक्षा के उद्देश्य निश्चित होते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे प्राचीन समय में अगर आप देखो तो प्राचीन समय में आदर्शवादी समाज था, तो आप ये देखो कि शिक्षा का उद्देश्य क्या था? आत्मानुभूति, मुक्ति, मोक्ष, ठीक है, ये सारे शिक्षा के उद्देश्य हुआ करते थे। ठीक है, और भी उद्देश्य होते थे, यानी बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, आर्थिक, ये सारे विकास भी होते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इस बात पर ध्यान दिया जाता था। इसीलिए प्राचीन अगर वैदिक कालीन हम शिक्षा का अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें क्या दिखाई देता है, यानी शस्त्र और शास्त्रों की शिक्षा पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता था। शस्त्र इसलिए क्योंकि उस समय युद्ध वगैरह होते थे, सैनिकों की आवश्यकता होती थी, तो शस्त्रों की शिक्षा भी देना अनिवार्य था, लेकिन उससे भी ज़्यादा शास्त्रों पर यानी जीवन के अंतिम लक्ष्य पर फोकस किया जाता था। तो इसलिए शास्त्रों की शिक्षा पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता था। अब जैसे वर्तमान समय में देखें तो समाज क्या है? आधुनिक समाज है, यानी भौतिकवादी दर्शन का प्रभाव है, प्रयोजनवादी दर्शन का प्रभाव है हमारे समाज में। तो आप ये देखो कि शिक्षा के उद्देश्य हमारे बदल गए। क्या आज शिक्षा मुक्ति के लिए या आत्मानुभूति के लिए कोई प्राप्त कर रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मानुभूति यानी उस दर्शन पे उनका यकीन ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे मतलब मानते तो हैं कि ईश्वर है या सृष्टि है, लेकिन वो उस तरफ सोचना नहीं चाहते। उनका पूरा ध्यान किधर है? भौतिक चीज़ों में है, और इसीलिए वो क्या है, उनका सारा फोकस भौतिकवादी जो वस्तुएं हैं उनको प्राप्त करने में या धन कमाने में, इन्हीं सारी चीज़ों में। और इसके लिए जाहिर सी बात है माध्यम क्या बनेगी? शिक्षा। तो शिक्षा के उद्देश्यों में आप ये देखो तो यही है, बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, और सबसे ज़्यादा आर्थिक उन्नति पर बल दिया जाता है। यानी शिक्षा वह है जो बालक का आर्थिक विकास करे। आज अगर हम देखें तो वर्तमान समय में शिक्षा अगर आप देखो तो क्या शिक्षा कोई ज्ञान के लिए प्राप्त करता है क्या? पहले शिक्षा ज्ञान के लिए होती थी, अब शिक्षा ज्ञान के लिए नहीं है, अब शिक्षा जॉब के लिए है। मतलब अगर किसी बालक को जॉब नहीं मिली तो इसका मतलब ये है कि उसने सही से शिक्षा प्राप्त नहीं की। यही एक समाज का एक नज़रिया है। तो इसलिए सारा फोकस स्कूल विद्यालयों में भी आप देखो तो सारा फोकस इस बात पे है कि ये नहीं है कि बालक में कितने स्किल्स डेवलप हुए या बालक ने ज्ञान कितना प्राप्त किया या उस ज्ञान को कितना धारण किया या उस ज्ञान को कितना अपने जीवन में अप्लाई कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ सारा फोकस इसमें है कि ये इम्पोर्टेंट है, इसको रट लो और 99% नंबर लाओ। ठीक है, सारा फोकस इस बात पे, ना कि ज्ञान की प्राप्ति पर। तो जाहिर सी बात है
जैसा दर्शन होगा वैसे शिक्षा के उद्देश्य भी बदलते हैं। तो वर्तमान समय में ज्ञान के लिए कोई शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहा, बल्कि शिक्षा एक जॉब के लिए या जीवन में सफल होने के लिए या जीवन में अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए, भौतिक उन्नति के लिए है। तो जाहिर सी बात है, दर्शन बदला तो शिक्षा के उद्देश्य भी बदल गए। तो कहने का आशय यहाँ पर यह है कि जैसा समाज का दर्शन होता है, जिस समाज में जिस तरह का दर्शन होता है, उस समाज में वैसी ही शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे कि दर्शन और पाठ्यक्रम में क्या संबंध है। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।